जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए लेकर एक नया वीडियो में आया हूँ। फिज़िक्स दोस्तों बहुत डिमांडेड थे बच्चों का, सर फिज़िक्स पढ़ाइए। सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ाइए। तो दोस्तों आज हम फिज़िक्स को लेकर के आए हैं और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गति। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए, किन किन बच्चों के लिए ये वीडियो लाभदायक रहने वाला है। तो दोस्तों हम इतना ही बताएंगे कि आप पहले मेरा एक वीडियो को देख लीजिए, मेरा कंटेंट को देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से आपको पढ़ाने का और समझाने का कोशिश किया और हमारा कंटेंट किस एग्ज़ाम की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, आप खुद से जज कर पाओगे। आपको थोड़ी बहुत फिज़िक्स में नॉलेज होगी तो आप खुद ही जज कर पाओगे कि हमारा वीडियो कैसा रहा है, हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ये रहने वाला है वीडियो। ठीक है, अभी सुन लीजिए कि जो जो एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स आता है वहाँ से ये सारे हमारा कंटेंट काम में आने वाला है। सारे क्वेश्चन वहाँ से हम यहाँ से आप कवर कर पाएंगे सारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलिए दोस्तों हम देखते हैं गति। फर्स्ट चैप्टर हम गति लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे मोशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए गति। गति को बताने के लिए हम सबसे पहले दो बात की चर्चा करेंगे। एक होता है सापेक्ष गति और एक होता है निरपेक्ष गति। एक होता है दोस्तों सापेक्ष गति और एक होता है दोस्तों निरपेक्ष गति। निरपेक्ष गति, ठीक है, दो दोस्तों गति होती है, एक सापेक्ष गति, एक निरपेक्ष गति। सापेक्ष गति में किसी ना किसी वस्तु की ज़रूरत होती है, निरपेक्ष गति में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। पहले यहाँ पे दोनों समझेंगे, उसके बाद हम गति क्या होता है इसके डेफिनेशन को हम समझेंगे, इसके परिभाषा को समझेंगे। दोस्तों सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है पहले हम बताते हैं। ठीक है, वास्तव में दुनिया में कोई भी गति सापेक्ष ही होता है, निरपेक्ष बोल करके कोई गति नहीं होता है। वास्तव में सभी का सभी गति सापेक्ष होता है, मतलब किसी चीज़ से तुलना करके किसी गति को बताया जा सकता है। मान लो आप रोड पे खड़े हो, आपके सामने से कोई बाइक गुजरी, तो आपसे पूछा जाएगा कि बाइक की गति क्या है, तो आप नहीं बताएंगे एग्जैक्टली, करेक्ट नहीं बता पाएंगे, सही सही नहीं बता पाएंगे। क्यों ऐसा? क्या पता उस बाइक की गति आपके रिस्पेक्ट में पूछा जाता हो, आपके सापेक्ष में पूछा जा रहा हो, या फिर उस बाइक की गति कोई बगल से बाइक गुजर रहा है उसी के स्पीड से उसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है। आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? तो जी, तो सापेक्ष होना बहुत ही ज़रूरी है किसी बिंदु के प्रति। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि हम उसी बाइक की गति आपके सापेक्ष में निकालेगा तो कोई और आंसर आएगा, कुछ और गति आएगी, और उसी बाइक की गति दूसरे बाइक के सापेक्ष में निकाला जाएगा तो कुछ और गति आएगी। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया में हर एक गति सापेक्ष गति होती है, निरपेक्ष गति नहीं होती है। चलिए दोस्तों, तो गति क्या होता है तो देख लीजिए। अच्छा एक बात और, हम जिस बिंदु से उस बाइक की गति निकाले, मतलब हम किसी भी वस्तु का गति जानना चाहते हैं तो हमें एक सापेक्ष बिंदु लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? उस मतलब उस बिंदु को लेना पड़ेगा, उसके प्रति हम क्या निकाल सकते हैं, बड़ी पिंड का हम गति निकाल सकते हैं, वस्तु का गति निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि सबसे पहले उस वस्तु को क्या कहा जाता, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जिस बिंदु से हम किसी भी चीज़ की दूरी निकालते हैं। तो उस बिंदु को कहा जाता है प्रेक्षक। प्रेक्षक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेक्षक बिंदु कहा जाता है। रिफरेंस पॉइंट कहा जाता है। जिस बिंदु से हम गति मापना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि कभी भी गति मापने के लिए एक प्रेक्षक बिंदु की आवश्यकता होती है। क्लियर है क्या? कभी हम समझ लेते हैं कोई भी बिंदु, कोई भी यहाँ पे वस्तु है, इसकी चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो होता क्या है, गति का डेफिनेशन देख लीजिए। गति, इसका गति हमको मापना है, इसके गति को जानना है, तो ये क्या होता है, तो जान लीजिए कि समय क्या, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? मतलब क्या,
हम क्या करते हैं, इस वस्तु को लेते हैं और ये वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, ये देखिए कि ये वस्तु यहाँ पे है और 2 मिनट के बाद भी ये वस्तु यहीं पे रुका, दैट मीन्स ये गति नहीं कर रहा, ये विराम अवस्था में है। ये वस्तु यहाँ पे है, 1 मिनट 2 मिनट या कितना भी देर के बाद, मतलब कुछ टाइम बीतने के बाद ये वस्तु यहाँ पे चला आता है। मतलब क्या हुआ, समय के सापेक्ष क्या हुआ, समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे स्थिति था, अब क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु को गति में हम समझेंगे। क्लियर है क्या दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, ये आपका डेफिनेशन एकदम टूटा फूटा अवस्था में ये डेफिनेशन हो गया। हम अभी आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और गति को अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले गति की चर्चा करेंगे। तो गति कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, गति के प्रकार को पढ़ने वाले हैं, प्रकार को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, टाइप को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो गति पहले हम देखेंगे, बहुत सारे टाइप देखेंगे, लेकिन सबको हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आधार मान करके हम गति के प्रकार को पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे सबसे पहला आधार जो लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, तल के आधार पे, हम तल के आधार पे दोस्तों हम गति के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो जान जाइए कि तल के आधार पे ये गति 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पे, तल के आधार पे। ये क्या होता है आपको समझा देते हैं। देखिए तल कितने होते हैं टोटल, बोर्ड पे सर 2 तल होते हैं। एक को कहा जाता है एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष कहा जाता है और इसको वाई अक्ष कहा जाता है। क्लियर है क्या, आप जानते होंगे। और एक और होता है जो बोर्ड से निकल करके स्पेस में, ठीक है, तो ये होता है जेड अक्ष। क्या ये तीनों अक्ष पता है, तीनों तल पता है? तो ये 3 तल ये होते हैं हमारे नेचर में। उस तल के आधार पे हम गति को देखने वाले हैं। तो देख लीजिए ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होते हैं, तो पहला होता है 1D होता है, ठीक है। दूसरे का क्या होता है, दूसरा होता है दोस्तों 2D होता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों, तीसरा होता है 3D। इसको क्या कहा जाता है, एक बीमीय गति। क्या, एक बीमीय गति, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, द्विबीमीय गति, ठीक है, द्विबीमीय गति, ठीक है, बीमीय गति, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है त्रिबीमीय गति। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, किस में क्या होता है वो हम बताते हैं, ठीक है। एक बीमीय में कौन से तल आते हैं, तो एक बीमीय में या तो एक्स तल आएंगे या फिर वाई तल आएंगे या फिर जेड तल आएंगे, ठीक है। जबकि इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें एक्स और वाई दोनों तल आएंगे, या फिर क्या आएंगे, वाई और जेड तल आएंगे, या फिर क्या आएंगे, एक्स और जेड तल आएंगे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये सारे तल मिल करके द्विबीमीय का मतलब, द्विबीमीय मतलब 2 तल अनिवार्य है। कौन कौन सा तल, या तो एक्स वाई हो सकते हैं, या वाई जेड हो सकते हैं, या एक्स जेड हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से तल की हमें रिक्वायरमेंट होती है द्विबीमीय में। त्रिबीमीय में क्या क्या कौन कौन से तल का रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों, जरूरत होगी दोस्तों। तो इसमें एक्स तल भी चाहिए, वाई तल भी चाहिए और जेड तल भी चाहिए, ठीक है। इसमें तीनों तल चाहिए, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है दोस्तों कि एक बीमीय में सिर्फ कोई भी एक तल रहेगा तो काम चल जाए, एक्स या वाई या फिर जेड। द्विबीमीय में एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड रहना अनिवार्य है। जबकि त्रिबीमीय में हम क्या देखेंगे दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों तल की आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों? अभी हम और भी प्रकार देखेंगे गति को। तो गति को हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथवे, ठीक है, पाथवे, ठीक है। पाथवे मतलब कि पथ, ठीक है। पथ के आधार पर हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, पथ के आधार पे गति का प्रकार देखने वाले हैं। बहुत सारे प्रकार देखने वाले हैं। 3 प्रकार पथ किस पे, तल के आधार पे देखे हैं। अभी हम पाथवे मतलब पथ के आधार पे भी हम गति का प्रकार देखेंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, लिखना है तो यहाँ लिख लीजिए।
कि यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का। पहला कौन होता है दोस्तों, पहला इसमें रेखीय गति होता है, रेखीय गति होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। दूसरा कौन सा गति इसमें आता है दोस्तों, दूसरा इसमें आता है दोस्तों घूर्णन गति। क्या आता है दोस्तों, या फिर हम कहेंगे कि वृत्तीय गति। क्या आता है, क्या दोस्तों आता है, वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति पहला होता है दोस्तों रेखीय गति, दूसरा क्या होता है दोस्तों, वृत्तीय गति। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों, रेखीय गति मतलब एक ही दिशा में या लीनियर पाथ पे हम गति करेंगे तो रेखीय गति होगा। वृत्तीय गति क्या होगा, वृत्तीय गति गोल गोल होगा, या फिर हम क्या कहेंगे, कोणीय गति। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कोणीय गति। कोणीय गति एक्चुअली में होता अलग है दोस्तों, हम समझाएंगे। सारे गति को ले करके एक एक करके डिफाइंड जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी जान जाइए कि ये रेखीय गति एक हो गया किस चीज़ के पथ के आकार पर, कि पथ सीधा इसका होगा, जबकि इस वृत्तीय गति या कोणीय गति का पथ कैसा होगा दोस्तों, इसका पथ गोल गोल होगा। समय के साथ इसमें कोण में परिवर्तन होगा और वस्तु गोल गोल घूमेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हम आगे ये हम 2 अभी देखे हैं, कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन और ऑन द बेसिस ऑफ पाथवे। ये 2 आधार हम मान करके और गति के प्रकार को जाने हैं, और आगे हम टाइम पीरियड को मान करके और गति का प्रकार जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखिए, अब हम एक और आधार मान के हम पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। वो आधार होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। क्या दोस्तों, टाइम पीरियड। ठीक है, समय अंतराल राल के आधार पर। ठीक है, समय अंतराल के आधार पे देखते हैं तो ये 2 प्रकार के होता है। ये भी लिखना है तो लिख लीजिए कि यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दोस्तों, देख लीजिए। एक होता है क्या, एक होता है आवर्त गति। क्या होता है दोस्तों, आवर्त गति, आवर्त। और एक क्या होता है दोस्तों, आवर्त गति। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अनावर्त गति। दूसरा क्या होता है दोस्तों, आवर्त गति। इसे कहते हैं, आवर्त को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, और इसको कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम 3 बेस को मान करके और हम गति के प्रकार को आपको बता पाए हैं। ये सारे को डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों। अभी हम सिर्फ गति के प्रकार को बताएं, हम सारे को एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं कि अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर पे जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, हम क्या पढ़े थे दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ हम प्लेन पढ़े थे। वहाँ पे 3 टाइप को देखे थे, 1D 2D और 3D। और उसमें से हम दोस्तों अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वहाँ पे पहले जाते हैं। ठीक है, अभी हमको 3 बेस मान करके और हम क्या किए हैं दोस्तों, हम 3 बेस मान करके और हम क्या किए हैं, गति के प्रकार को खत्म किए हैं। चलिए दोस्तों अब एक एक करके वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम आइए यहाँ पे देखते हैं कि हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन के आधार पे हम जो गति के प्रकार को देखे थे उसमें हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1D लिख देते हैं, और यहाँ पे 2D लिख देते हैं, यहाँ पे 1D लिख देते हैं, और यहाँ पे 2D लिख देते हैं, और यहाँ पे हम 3D लिख देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम तीनों में क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब देख लेते हैं। अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से, वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए 1D में क्या होता है। 1D में सबसे पहले क्या होता है, यह बिना मुड़े गति होना चाहिए। इसमें एकदम बिल्कुल नहीं, कोई चीज़ एकदम सीधा जा रहा है तो वो 1D में गति होगा। ठीक है, देख लीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बिना मुड़े
मुड़े क्या होना चाहिए जी, मुड़े गति होना चाहिए, ठीक है, ये बिना मुड़े गति होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें क्या होना चाहिए, इसमें मुड़े गति। हम क्या करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। हम अंतर नहीं देख रहे हैं, हम याद करने की भी कोशिश करेंगे इसके सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, इस तरीके के सारे के एग्जाम्पल को, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, ये बिना मुड़े गति होना चाहिए, तो बिना मुड़े गति, पहले बताइए सर जी क्या होगा, बिना मुड़े इसमें गति होता है 1D में, ठीक है सर। तो बताइए पहला गति क्या हो जाएगा, कोई वस्तु को हम ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं नीचे, तो वो क्या, जब ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसे 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 डांस करते गिरता है क्या, या फिर एकदम सीधा रेखा में गिरता है, तो एकदम बिना मुड़े सीधे रेखा में गति करता है। तो हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिरे, वो गति क्या होता है, वो गति हमारा 1D में कहलाएगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा हम ले सकते हैं दोस्तों कि कोई मोती में हम, जब कोई माला में हम मोती को पिरोते हैं, तो ये देखते हैं माला रहता है और मोती को हम पिरोते जाते हैं और वो एकदम सीधा सा, एकदम मतलब एक के ऊपर एक मोती बैठता है, तो हम कहेंगे क्या कि माला में पिरोया गया मोती की गति जो होता है, वो कौन सा गति होता है, वह भी 1D की गति होती है, ठीक है। अभी तीसरा हम देखने वाले हैं दोस्तों, तीसरा हम गति देखने वाले हैं दोस्तों। तो तीसरा में हम गति देखने वाले हैं दोस्तों, जैसे क्या कि सिलाई मशीन का जो सुई की गति होती है, देखते हैं एकदम इस तरीके से होते रहता है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसी में लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, इसी में हम लिखेंगे आगे की ओर, तीसरे नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, तीसरा में यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों क्या कि सिलाई मशीन की सुई की गति, क्या चीज की गति दोस्तों, सुई की गति जो होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, वो भी होता है 1D की गति, ठीक है। अभी और आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, इसमें और क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पिस्टन की गति जो होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, पिस्टन की गति, मान लीजिए कि कोई डब्बा इस तरीके से है, डब्बा के ऊपर पिस्टन है, तो पिस्टन देखे हैं दाब वाला नियम में हम पढ़ाएंगे पिस्टन किस तरीके से काम करता है। तो पिस्टन की गति जो होता है, पिस्टन ऊपर नीचे इस तरीके से अप डाउन करते रहता है। तो ये जान लीजिए कि पिस्टन की गति जो होती है वो भी क्या होती है, 1D की गति होती है। अब तो इतना 4 एग्जाम्पल आप जान चुके होंगे कि ये चारों का चारों क्या है जी, 1D की गति है। क्लियर है क्या दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों, हम 2D की गति अब समझते हैं कि 2D की गति होता क्या है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों, 2D की हम एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल हमारा पूछा जा सकता है एग्जाम में वो चीज़ समझते हैं। ये जान जाइए कि 2D में क्या हो सकता है, इसमें मुड़ सकता है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति जो होती है इसमें ही आ जाता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा, इसमें गति क्या होता है, गति होता है, ठीक है। इसमें टेढ़ा मेढ़ा गति होता है, उसमें बिना मुड़े होता था और इसमें टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा। दूसरा क्या याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सड़क पे जो भी गाड़ियाँ चलती है वो कैसा एकदम सीधा डायरेक्शन में चलता है क्या, नहीं, नुक्कर आने पे वो क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वाहन की गति लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वाहन की गति लिख सकते हैं, ये वाहन की गति जो होती है वो 2D में होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। और क्या हम ले सकते हैं, और ले सकते हैं कि क्रिकेट के बॉल का गति, ठीक है। क्रिकेट का बॉल जब जाता है तो आप देखते हैं कि क्या वो सीधा जाता है, नहीं, वो मुड़ता भी है, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्रिकेट का बॉल की गति है, जो ये आप याद रखिएगा। क्रिकेट की बॉल की गति याद रखिएगा आप, ये 2D में आता है।
तीसरा हम याद रखेंगे फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल की गति, ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 2D में हो जाएगा। और भी हम देख सकते हैं, जैसे दोस्तों हम देखेंगे सांप की गति, सांप की हम गति देखना चाहें दोस्तों तो वो भी देख सकते हैं कि सांप की गति जो होती है, सांप के एकदम सीधा चलता है दोस्तों, नहीं। और क्या देख सकते हैं दोस्तों, 5 नंबर पे हम कोई भी कीड़ा मकोड़ा का हम देख सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा का हम क्या देख सकते हैं दोस्तों की गति हम देख सकते हैं, तो वो भी क्या होता है दोस्तों, वो भी 2D में होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा क्या सीधा डायरेक्शन में चलता है, तो नहीं दोस्तों, वो भी टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन में चलता है, तो भी हम क्या ले सकते हैं, वो भी 2D गति होता है, ठीक है। आगे हम और भी कोई चीज़ की बात कर सकते हैं, मतलब सारे मतलब कि यहाँ पे सारे कीड़े मकोड़े की गति, यहाँ पे ये वाहन की गति, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब की याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये सब पूछा भी गया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, तो ये 5 एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आगे हम 3D की बात करते हैं, वहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं उन सबों को देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों 3D की हम बात कर ले, तो 3D में क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, ये स्वतंत्र होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, ये अंतरिक्ष में ये गति होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या होता है, अंतरिक्ष में गति होता है, ठीक है। अंतरिक्ष में गति होता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, हम आपको समझाते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक अंतरिक्ष में गति होता है, ठीक है दोस्तों। हम आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये होता है अंतरिक्ष में, सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये हमारे सरफेस पे नहीं होने वाला है, ये हमारे प्लेन, ये ज़मीन पे नहीं होने वाला है, ये आकाश में होने वाला है, ये अंतरिक्ष में होने वाला है, ठीक है। सरफेस से उठ के, तल से उठ के, और क्या स्वतंत्रता पूर्वक होने वाला है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को आप समझ पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है कि चिड़िया की गति। चिड़िया क्या जमीन पे उड़ता है, नहीं, आकाश में उड़ता है, और वो स्वतंत्र होता है, टेढ़ा मेढ़ा एकदम उड़ते रहता है, ठीक है। तो वो चिड़िया की गति हो जाएगा, वो चिड़िया की गति जो होगी वो 3D होता है, ठीक है दोस्तों। और क्या क्या हो सकता है दोस्तों, और हो सकता है हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब की गति जो होती है वो 3D में वो आते हैं, ठीक है। उसमें तीनों तल उसमें आ सकता है। कैसे दोस्तों, तो देख लीजिए, स्वतंत्रता ऊपर वो स्वतंत्र होता है इधर उधर घूमने के लिए आकाश में और अंतरिक्ष में, समझ रहे हैं ना, कि वो स्वतंत्र होता है किसमें, अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने के लिए, ठीक है। कौन सा, एरोप्लेन और क्या, रॉकेट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एरोप्लेन की क्या होंगे, गति होंगे, ठीक है। एरोप्लेन की गति। तीसरा क्या है जी, रॉकेट की गति, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रॉकेट की गति, ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा 3D मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। और भी देख लीजिए दोस्तों, और भी हमारा हो सकता है, जैसे क्या और क्या, और देख लीजिए दोस्तों, जैसे हम क्या याद करें, और क्या याद करें दोस्तों, चिड़िया की गति हो गई, एरोप्लेन की गति हो गई, रॉकेट की गति हो गई, बंदूक की गोली की गति दोस्तों। तो बंदूक की गोली की गति, ये भी हमारे क्या चीज़ में आ जाएंगे, 3D में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि बंदूक की गोली की गति, ये भी क्या हो जाएंगे, 3D में आ जाएंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स देख लीजिए दोस्तों, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, ये सारे एग्जांपल पूछ चुका है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट दे देता है, और 3 ऑप्शन रहेंगे, 1D 2D 3D। तो आप समझ पा रहे होंगे, हम ये लाइनिंग, ऊपर वाला लाइनिंग लिख करके आपको समझा रहे हैं, और इसी से कोरिलेट करके आपको हम एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किए हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर में, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे इसमें आता है कि गैस के अणुओं की गति, तो शायद 4th नंबर था, तो ये 5th नंबर याद रखिएगा कि गैस के अणुओं की गति जो होती है दोस्तों, ये भी 3D में होता है, क्योंकि गैस के अणु
वायुमंडल में उड़ता है और वो क्या स्वतंत्र होता है इधर उधर घूमने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3D का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 1D 2D 3D ये सब कुछ आपको समझा चुके हैं। प्लेन के आधार पे हम आपको मोशन किस तरीके से होता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, हम सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, अभी हम क्या देखे थे, पाथवे के आधार पर हम देखे थे कि गति क्या होता है, दो तरीके के गति होती थी दोस्तों। कौन कौन से गति होता था दोस्तों, तो वो एक रेखीय होता था और दूसरा वृत्तीय होता था। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम रेखीय को देखते हैं आराम से, उसके बाद हम चलेंगे वृत्तीय पर। तो रेखीय स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले रेखीय समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कौन सा गति लेंगे दोस्तों, रेखीय गति लेते हैं, रेखीय गति लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर मोशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो लीनियर मोशन देखते हैं दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, आपको हम समझा देते हैं। ये किसी एक ही रेखा में क्या होते हैं, ये गति करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस रेखीय गति को समझने के लिए हमको सबसे पहले जो चीज़ जानना पड़ेगा वो चीज़ जानना पड़ेगा दूरी और विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों दूरी और विस्थापन को हम आराम से जानते हैं, उसके बाद हम इसको रेखीय गति को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे हम त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस पर कि अभी विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक तरफ हम लिखते हैं कि दूरी, ठीक है, और दूसरे तरफ लिखते हैं हम विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन को D से सूचित किया जाता है और दूरी को S से सूचित किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो अभी सुन लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि A कोई बिंदु यहाँ पे है और B कोई बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे आपको कि बताइए कितने तरीका से A से B के पास पहुंच सकता है कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी, कोई भी गाड़ियाँ। ठीक है, तो ये पहले बताइए कि कितने तरीका से। तो दोस्तों अनंत तरीका हमारे पास हो सकते हैं इसको यहाँ पहुँचाने के लिए। ठीक है, इस जगह से कोई वस्तु को उस जगह पहुँचाने के लिए। कौन कौन सा अनंत, मान लीजिए सबसे पहला जो ईजी तरीका है वो सीधा है। ठीक है, ये 1 नंबर रास्ता हो गया। 2 नंबर क्या रास्ता हो सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। 3 नंबर क्या हो सकता है, यहाँ से जा सकता है, नीचे से जा सकता है। 4 नंबर क्या हो सकता है, ऐसे जा करके इस तरीके से थोड़ा डांसिंग वगैरह कर ले और फिर यहाँ पे पहुँचे, तो ये 4 नंबर रास्ता हो सकता है। फिर यहाँ से नीचे से वही डांसिंग करते हुए यहाँ पे पहुँच जाए, ये 5 नंबर रास्ता हो सकता है। फिर क्या हुआ, यहाँ से जाए किसी फ्रेंड के घर चले जाए और फिर यहाँ पे आए, तो ये 5 नंबर रास्ता। मतलब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रास्ता हो सकते हैं एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचने के लिए। आप क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, समझिए। चलिए इसी एग्जाम्पल के आधार पे हम दूरी को और विस्थापन को हम दोनों को समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम गए। ठीक है, और हम गए तो जितना, मान लीजिए कि यहाँ से ले ई वाला 5 नंबर पाथ से जाना चाहते हैं, 5 नंबर रास्ता से जाना चाहते हैं, तो एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक इस रास्ता से गए तो इस रास्ता की कुल जो लंबाई होगी वो हमारा दूरी कहलाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों, या फिर इस रास्ता से गए तो इस रास्ता का कुल जो लंबाई होगा वो हमारा क्या होगा, दूरी होगा। या फिर इस रास्ता से गए 5 नंबर, सॉरी ये शायद 6 नंबर का होगा दोस्तों, ये 5 नंबर का ही होगा, शायद ये 6 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए इस रास्ता से गए तो इस रास्ता की जो लंबाई होगी वो हमारी दूरी होगी। पहले हम दूरी को समझेंगे फिर विस्थापन को आएंगे। ठीक है, तो ये जान लीजिए या फिर इस रास्ता से हम गए तो ये जो पाथ की लंबाई, ये जो रास्ता की लंबाई होगी वो हमारा दूरी होगी। तो दूरी क्या होगा दोस्तों, समझिए। यहाँ पे हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। आप समझ पा रहे हैं क्या कहते हैं कि आरंभिक बिंदु से
अंतिम बिंदु, ये आरंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु तक जाने में रास्ते की कुल लंबाई, मान लीजिए ये वाला रास्ता से गए हैं तो इसकी कुल लंबाई क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दूरी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम देखते हैं दोस्तों। अब हम विस्थापन को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको दूरी समझ में आया होगा। विस्थापन को समझते हैं दोस्तों। विस्थापन क्या होता है दोस्तों, ये आरंभिक बिंदु से क्या फाइनल बिंदु, मतलब क्या अंतिम बिंदु के बीच की जो एकदम सीधी दूरी होगी ना, या हम कहें कि कम से कम जो दूरियां होगी ना, वो विस्थापन कहलाता है। विस्थापन क्या कहलाता है दोस्तों, शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की एकदम न्यूनतम दूरी लेना है। कम से कम जितनी दूरी हो जाए उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो कम से कम तभी भी दूरी हो सकती है जब वो दूरी सीधी हो दोस्तों। जब वो दूरी क्या हो दोस्तों, सीधी हो। याद रखिएगा, न्यूनतम तभी हो सकता है जब सीधी हो। ठीक है, ये क्या न्यूनतम हो सकता है, नहीं, इससे ज़्यादा ये वाला होगा, इससे भी ज़्यादा दोस्तों ये वाला दूरी हो सकता है, और सबसे ज़्यादा ये वाला दूरी हो सकता है। न्यूनतम और सीधी होना चाहिए। तो हम दोस्तों अगर हम लिखना चाहें इसको देख लीजिए दोस्तों, इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में रास्ते की सीधी, क्या दोस्तों, सीधी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों सीधी, या इसी को लिख सकते हैं दोस्तों कि न्यूनतम दूरी, क्या दोस्तों, न्यूनतम क्या दोस्तों, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है जी, विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, विस्थापन कहा जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि हमारा ये सीधी होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। मतलब दोनों बात एक ही है। सीधी होगा तो अपने आप क्या होगा, न्यूनतम होगा, और उसी दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विस्थापन के केस में बताइए कि कौन कौन सा, अभी आप एग्जाम्पल देखे होंगे, तो विस्थापन के केस में मात्र और मात्र एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो रास्ता नंबर 1 होने वाला है। आपको बताए थे ना कि यहाँ पे ए था और सीधा जो दूरी था यहाँ पर, ये रास्ता 1 था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल रास्ता 1 हो सकता है। जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल रास्ता नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, इतना सारा का सारा ये दूरी हो सकता है। ये जितना सारा रास्ता था वो दूरी हो सकता है। अब 1 नंबर आया बात कि सर जी रास्ता 1 नंबर तो विस्थापन है, बाकी ये सब विस्थापन नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, दूरी है। तो सर ये बताइए कि 1 नंबर क्या दूरी हो सकता है क्या, 1 नंबर तो विस्थापन है, 1 नंबर रास्ता क्या दूरी हो सकता है क्या, जी बिल्कुल दूरी हो सकता है। आप समझ के देखिए, यहाँ पे देखिए कि वो न्यूनतम और सीधी दूरी, तो विस्थापन दूरी एक ही बात है, लेकिन आपको विस्थापन में क्या याद रखना है कि न्यूनतम और सीधी दूरी होना चाहिए। क्लियर है क्या दोस्तों, तो यहाँ पे क्या 1 होगा कि नहीं, हाँ 1 भी होगा। क्लियर है आपको ये चीज़, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। आई होप कि दोनों समझ में आया होगा। 1 नंबर जो रास्ता हम फिगर यहाँ पे बनाए थे, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, 1 नंबर जो रास्ता होगा वो विस्थापन होगा, और बाकी सारे के सारे दूरी होंगे और 1 भी दूरी होंगे। क्लियर है, तो आप ये जान जाइए। सर ऐसे कंडीशन आप बता रहे हैं तो क्या इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर से हम वो एग्जाम्पल बताते हैं, और वहाँ से देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या आता है वो चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था दोस्तों। एक ये रास्ता था, दूसरा ये रास्ता था, तीसरा ये रास्ता था, चौथा ये रास्ता था, पांचवा ये रास्ता था, और छठा इस तरीके से रास्ता था हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर रास्ता इस तरीके से था दोस्तों। आप समझते चलिएगा दोस्तों। तो आप हमको ये बताइए, कभी कभी दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है क्या, दूरी से बड़ा हो सकता है क्या दोस्तों, दूरी से बड़ा हो सकता है क्या दोस्तों, जी नहीं, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, इस फिगर में विस्थापन कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर ये विस्थापन होगा, बाकी के सारे 1 नंबर भी और सारे के सारे दूरी हो सकते हैं। तो ये बताइए 1 नंबर, अगर 1 नंबर रास्ते की बात करें, हम दोनों में 1 नंबर रास्ते की बात करें तो दोनों बराबर हो जाएगा।
एक नंबर रास्ते के लिए, एक नंबर रास्ते के लिए, एक नंबर रास्ते के लिए क्या होगा दोस्तों, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जबकि सारे रास्ते के लिए अगर देखें, एक नंबर को छोड़ करके बाकी सारे रास्ते के लिए देखेंगे तो विस्थापन क्या पता चलेगा दोस्तों, विस्थापन पता चलेगा कि छोटा हो गया किससे दोस्तों, छोटा हो गया दोस्तों दूरी के लिए। देखिए ना कि ये इसमें कंपैरिजन कीजिए तो ये विस्थापन का मान और ये वाला किसका मान दोस्तों, ये वाला दूरी का मान। इसमें इससे कंपैरिजन कर लीजिए तो पता चलेगा दूरी बड़ा। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ये दो तरीके क्या हो सकता है, विस्थापन कभी भी दूरी के बराबर हो सकता है या विस्थापन हम दूरी से छोटा हो सकता है। तो फाइनली हम क्या इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों कि विस्थापन क्या दोस्तों, विस्थापन दूरी से बड़ा, सॉरी दूरी से छोटा या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, बराबर हो सकता है। किससे दोस्तों, दूरी से छोटा या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, बराबर हो सकता है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो देख लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में लगा है, समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से समझ में काफ़ी अच्छे से आया है तो फिर जा करके कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, जो हम जल्दी इसका सेकेंड पार्ट लाएँ और सारे वीडियो की तरह इसको भी प्यार आप दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद।